सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस टर्म 1 की आंसर की डिस्कस करेंगे। आई नो बहुत से चैनल ने आंसर की वीडियो अपलोड कर दी होगी, बट आंसर की एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कोई कुछ आंसर कह रहा होगा, कोई कुछ कह रहा होगा। इसीलिए मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरा स्टैंस भी क्लियर हो जाए, और जो भी क्वेश्चन ऐसे डाउटफुल वाले लगेंगे उस पर मेरा जो आंसर होगा उस पर मैं अपना एविडेंस भी दूंगा कि ये आंसर जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है। ये क्वेश्चन पेपर मुझे मेरे ही एक स्टूडेंट जिनका नाम मिस्टर दीक्षित दत्ता है, उन्होंने सेंड किया है, तो थैंक्स दीक्षित। और भी लोगों ने क्वेश्चन पेपर का ऑफ़र किया था, तो उनका भी थैंक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। 24 क्वेश्चन में से कोई से आपको 20 करने थे। देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा क्योंकि पेपर तो हो चुका है, आपको सिखाना तो है नहीं। मेन आप चेक कर लो, जहाँ पर थोड़ा सा ज़रूरत होगी, कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको आंसर में, उसी का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये मैंने रिवीजन वाली वीडियो में आपको कराया था। सेकंड की बात कर लें तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। थर्ड का भी ए ऑप्शन सही होगा। इसको मैंने आपको ट्रिक से याद कराया था, जिसने देखा होगा याद होगा, बाप रे, ठीक है, इससे याद कराया था। ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और रशिया, ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा, डायरेक्ट आपके बुक का क्वेश्चन है। फिफ्थ वाली बात कर ले, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, ये किसने कहा था? बी ऑप्शन मैटरनिक ने कहा था। सिक्स वाला क्वेश्चन है, यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कौन था? जर्मनी की बात कर रहे हैं तो ए ऑप्शन ओटो वॉन बिस्मार्क। सेवंथ वाले क्वेश्चन की बात कर लें तो ये थोड़ा सा आप कह सकता हूँ मैं डीप जाके क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ इटली की जब बात होती है तो मेन चीज़ क्या होता है कि कौन किंग बना था, जो सीएम थे केवर, उनके बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गिज़ेपी गैरिबल्दी, जिन्होंने वॉलंटियर्स को लीड किया था और बहुत बड़ा रोल था इनका इटली के यूनिफिकेशन में। लेकिन यहाँ इन सब से हटके पूछ लिया है गिज़ेपी मैज़नी के बारे में। इन्होंने यंग इटली फॉर्म की थी और एक प्रोग्राम लॉन्च किया था ड्यूरिंग 1830s के अंदर, तो स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बात की गई है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। एट्थ क्वेश्चन की बात कर लें तो इसका ए ऑप्शन महाराष्ट्र सही होगा, डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है। नाइन्थ की बात कर लें तो रेड ब्राउन कलर सॉइल के बारे में बात कर रहा है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन एरिड सॉइल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें तो देखो, मैक्सिमम सॉइल इरोजन जो प्लेन में होता है, तो बी और डी तो हो नहीं सकता। ग्लेशियर तो पहाड़ी इलाके में होता है और क्वैक से इरोजन वगैरह नहीं होता। ये विंड और रनिंग वाटर में कन्फ्यूजन हो सकता है, जिसमें से दोनों ही वजह से होता है प्लेन एरिया में जो सॉइल इरोजन है, लेकिन ज़्यादा रनिंग वाटर की वजह से होता है क्योंकि यहाँ रिवर्स वगैरह बहुत फ्लो करती है, तो वो सॉइल इरोजन कराती हैं। तो दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो इसका सी ऑप्शन सही है। 11th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो इसका ए ऑप्शन सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। 12th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किंग ऑफ यूनाइटेड इटली कौन बना था? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। 13th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यूनियन लिस्ट में इनमें से कौन आता है? ए ऑप्शन कम्युनिकेशन। 14th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कह रहा है कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है बेल्जियन मॉडल में, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। बेल्जियन मॉडल में देखो कम्युनिटी गवर्नमेंट तो थी, लेकिन उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन की पावर नहीं थी, यानी देश को नहीं चलाएगी वो, सिर्फ लैंग्वेज हो गया, कल्चर से रिलेटेड जो मामले हैं उन्हीं को देख सकती है, तो इसलिए गलत वाला आपका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लें तो होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल आपसे पूछा था, तो इसका बी होगा, इंडिया। 16th वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो इसका डी होगा, श्रीलंका में जो मेजॉरिटी में थे। 17th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, स्टेट लिस्ट में इनमें से कौन सा आता है? तो बी ऑप्शन होगा, बिजनेस। बाकी सब आपका यूनियन लिस्ट में आता है। 18th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट में हेल्प कौन सा सेक्टर करता है? तो बच्चा कौन सा? यही सी होगा, टर्चरी। क्वार्टरनरी को तो आपको पढ़ा ही नहीं गया है, बाकी क्वार्टरनरी, क्वीनरी ये भी होते हैं। 19th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा था, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सब यूनिट और सबऑर्डिनेट यूनिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्राइमरी। 21 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कह रहा है नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म, तो किसमें होता है? ये सेकेंडरी में होता है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज किस सेक्टर में डील किया जाता है? ये होगा आपका डी ऑप्शन, प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं, यहाँ आपको डिक्लाइनिंग वाटर लेवल के बारे में बात कर रहा है, तो ये चीज़ मैंने आपको रिवीजन वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट वाला चैप्टर है, और एक्सप्लेन भी किया था कि ओवर यूज़ क्या होता है ग्राउंड वाटर का, तो ओवर यूज़ की जगह यहाँ ओवर यूटिलाइजेशन दे दिया था, दोनों एक ही चीज़ है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा आता है? इनमें से डी होता है, मैरिज, जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों ही कानून बना सकते हैं। सेक्शन बी की बात कर लेते हैं, पहले ही क्वेश्चन आपको एसेशन रीजन वाला दिया है 25, इसका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पहली बात जो कही गई है वो भी बिल्कुल सही है और दूसरी बात भी जो कही है बिल्कुल सही है,
लेकिन रीजन में जो बात लिखी है वो ए वाली बात को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। अगर आप कहोगे कि रशियन ऑक्यूपेशन जो पोलैंड में हुआ था तो रशियन लैंग्वेज को थोप दिया गया था ज़बरदस्ती लोगों पे, तो क्यों हुआ था, तो उसका रीज़न ये नहीं है। दोनों एक अलग बात कही गई है, तो बी ऑप्शन सही होगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन रीज़न ए वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वर गिवन, यही तो सारा पंगा था उस टॉपिक में। महिलाओं को हक नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट थी वहाँ पर उनको सिर्फ ऑब्जर्वर के लिए रखा गया था। तो एक बड़ा हाईलाइटेड टॉपिक था महिलाओं के इशू को लेके, जो कि एड्रेस नहीं हुआ था, इसीलिए थर्ड वाला बात गलत है इसमें। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देखो असर्शन रीजन में आया है वीवर्स इन साइलेसिया। फनी वे में मैंने आपको इसको बताया था। अगर आपने रिवीजन वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने इसको किस तरह से बताया था। एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि इन्होंने रिवॉल्ट क्यों किया था, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देखो रीजन में लिख के आ गया। तो ए ऑप्शन इसका सही है। पहली बात भी सही है, दूसरी भी सही है, और दूसरा एक्सप्लेनेशन है कि ए वाली बात सही क्यों है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट देखो बुक का क्वेश्चन है, करेंसी, बैंकिंग और लीगल सिस्टम, ये तो था ही, सिर्फ एक फोर्थ वाला नहीं था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये ऑप्शन सही होगा, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। सार्डिनिया पाइडमेंट, ये आपको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था, मैप में भी दिखाया था सार्डिनिया कहाँ है, पाइडमेंट कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। केवर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा था। इसे भी मैं कहूँगा कि ये थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि इटली के यूनिफिकेशन में इनका रोल था, लेकिन इनके फीचर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जिसके बारे में बात की जाए। और वैसे भी कई स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, कोई एक बात नहीं है, तो थोड़ा ये डिफिकल्ट लेवल का था। इसमें आपका 3 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले। ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करता, तो ऐसी बात नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा। ए सही है और आर गलत है। अब क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हो सकता है लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए। तो रिवीजन वीडियो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि ब्रिटेन क्या हुआ था, कोई रेवोल्यूशन वगैरह नहीं आया था कि अचानक लोग खड़े हो गए हो, बल्कि धीरे धीरे सारा काम हुआ था। तो जो नेशन स्टेट बना था वो किसी सडन अपहीवल, जो सडन विद्रोह है उसके ज़रिए में नहीं बना था, बल्कि कैसे बना था, अलग अलग जातियाँ रहती थी आइलैंड पे, जिनमें से जो इंग्लिश जाति थी, ठीक है, उनके पास पैसा आया, पावर आया, और उन्होंने बाकी सब पे अपना कंट्रोल जमा लिया। ठीक है, रीज़न वाली बात करते हैं। अगर आप ध्यान से इसे नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहाँ लिखा है इतने ग्रुप्स ऑफ द ब्रिटेन एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस, तो यहाँ ग्रुप्स नहीं होगा, एक ही ग्रुप था, यानी सिर्फ इंग्लिश जाति थी जिन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया था लोगों पे, यानी और जो जातियाँ थी उन पे। अगर ग्रुप्स की बात कर रहा है तो बताओ इंग्लिश के अलावा और कौन सा ग्रुप था, कोई ग्रुप नहीं था। तो आर वाली बात गलत है। अगर एस हटा होता तब फिर ये दोनों स्टेटमेंट सही थे। तो एक ही ग्रुप था, यहाँ ग्रुप्स की बात कर रहा है तो आर वाला गलत है, ए सही आर गलत, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है ये कि अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिसोर्सेज का तो ये रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बाकी सब प्रॉब्लम की बात है। 33 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। इंडियन फार्मर को डाइवर्सिफाई करने चाहिए अपने क्रॉपिंग पैटर्न को, सीधी सी बात है, बहुत तरीके के क्रॉप ग्रो करने चाहिए, अनाज से लेके हाई वैल्यू क्रॉप्स तक, बात सही है। इससे क्या होगा, उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आर में जो बात लिखी वो ए वाली बात को एक्सप्लेन कर रही है कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों डाइवर्सिफाई करें तो आप कहोगे इसलिए क्योंकि उनकी इनकम सही हो जाएगी, यानी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। सेशन में लिखा है मेजॉरिटी कम्युनिटी इज डोमिनेट इन फ्यू डेमोक्रेटिक कंट्रीज, तो ऐसी बात है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा उनका डोमिनेंस है, बात सही है। डोमिनेंस से होगा क्या, जो कंट्री की यूनिटी है वो अंडरमाइन हो जाएगी, बात दोनों सही है, ए भी सही है आर भी सही है, लेकिन आर जो है एक्सप्लेन नहीं कर रही इसको, वो यहाँ एक बात अलग कही गई है, यहाँ पर भी उसी टॉपिक की कोई दूसरी बात कही गई है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। तो देखो रशिया के अंदर फेडरल सिस्टम है, चाइना के अंदर यूनिटरी है, कनाडा के अंदर फेडरल है, तीनों तो बात गलत हो गई। अर्जेंटीना के अंदर फेडरल है, ये बात सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, तो हाँ ऐसी बात सही है, कॉन्फ्लिक्ट तो हुआ था। आर में क्या लिखा हुआ है, 1956 में एक एक्ट पास हुआ था जिसने सिन्हाला को एज अ ओनली ऑफिशियल रिकॉग्नाइज किया था, तो बात ये भी सही है। अब आर में जो बात लिखी वो ए वाली बात को एक्सप्लेन कर रही है
कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसके बहुत सारे रीज़न थे, जिनमें से एक रीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है। तमिल वाले एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की मांग कर रहे थे, एक इशू ये था। तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की डिमांड कर रहे थे। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ये भी डिमांड कर रहे थे, जिनमें से एक इशू ये भी था। तो एक रीज़न ये भी था, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। 39 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखो इसका ए ऑप्शन भी सही होगा, सी ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सेम है। तो जिसने भी किया है टेंशन लेने की बात नहीं है। आगे जब मार्किंग स्कीम रिलीज होगी तो आई थिंक सीबीएसई को अपनी गलती का एहसास होगा और दोनों ही ऑप्शन को वो करेक्ट कंसीडर करेगी। 41 की बात कर लेते हैं, इसका ए ऑप्शन सही होगा। 42 की बात कर लेते हैं। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव ये तो होते ही हैं। ए आपको ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होता, तो नॉट की बात की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं। तो केरला का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम है, सीधी सही बात है। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पर एडुकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, यानी वहाँ पर बेसिकली अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, इसीलिए IMR जो है वो कम है। तो ए भी सही, आर भी सही, और आर एक्सप्लेन कर रहा है ए वाली बात को, तो ए वाला इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। इसका सी ऑप्शन सही होगा। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। 45 का सी ऑप्शन सही है। 46 का ए ऑप्शन सही है, प्राइमरी। सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। आपको जो पहला केस दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लेते हैं। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है, झूमिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या होता है, शिफ्टिंग होती है, एक जगह कल्टीवेशन किया, फर्टिलिटी कम हो गई, दूसरी जगह चले गए। 48 की बात कर लेते हैं। आपको पैसेज में दिया हुआ है, इसका ए ऑप्शन सही होगा। 49 की बात कर लेते हैं, ये भी आपको दिया हुआ है, सी ऑप्शन इसका सही है। 50 की बात कर लेते हैं। तो झूमिंग में क्या होता है, पुराने तरीके के टूल्स हम यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न इनपुट्स वगैरह नहीं देते हैं, तो प्रोडक्शन भी कम होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 51 की बात कर लेते हैं। तो बेवर कहाँ कहा जाता है, ये भी दिया हुआ है पैसेज में आपको, डी मध्य प्रदेश। 52 की बात कर लेते हैं। ऊपर से देख के मैच करा सकते हो, इसका ए ऑप्शन सही है। केस बी देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन 53 है, लक्ष्मी किससे रिलेटेड है, वो खेती बाड़ी कर रही थी, जो कि प्राइमरी में आता है। 54 की बात कर लेते हैं। किस कैटेगरी के फार्मर है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी के पास क्या है, 2 हेक्टेयर ज़मीन है, और 2 हेक्टेयर वाले किस में आते हैं, मार्जिनल में आपके आते हैं, ठीक है। क्योंकि मीडियम 4 से 10 तक होता है और बिग उससे ज़्यादा होता है। एग्रीकल्चरल जो लेबरर होते हैं वो लोग होते हैं जो किसी दूसरे की ज़मीन पे जाके खेती करते हैं, लेकिन लक्ष्मी की तो खुद की 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, बी ऑप्शन इसका एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर लेते हैं। अगर डैम और कैनाल कंस्ट्रक्ट होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी बहुत ही लार्ज नंबर में इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट, यानी वो गांव इलाके में रहने वाले जो लोग होते हैं ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, तो वहाँ पर कैसे आपको लोग मिलेंगे, मजदूर टाइप के मिलेंगे, अनस्किल्ड, जो प्रॉपर कोई कोर्स वगैरह नहीं की है, एजुकेशन नहीं है। दूसरी बात, ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो इंजीनियर तो होते हैं, टेक्नीशियंस भी होते हैं, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। कहीं पर भी बिल्डिंग, ब्रिज या डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ज़्यादातर मजदूर होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, और मजदूर के लिए इतना बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो लार्ज नंबर में कौन से होंगे, ये अनस्किल्ड लेबर, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इरिगेशन फैसिलिटी को इंक्रीज करने की वजह से क्या चीज़ इंक्रीज हुई है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है। क्यों हो गया है, अगर आप पैसेज पढ़े होगे तो उसमें भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर उसको एक कुएं का इंतज़ाम हो जाए तो उसको इरिगेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस तरह से वो एक और क्रॉप ग्रो कर सकती है रबी सीज़न में भी। अभी वो सिर्फ खरीफ सीज़न के अंदर ग्रो कर रही है, तो रबी में भी ग्रो करेगी, खरीफ में भी ग्रो करेगी, तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, ज़्यादा चीज़ें ग्रो हो जाएंगी, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब आप कहोगे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जैसे ये ज़मीन है और एक बार में खेती करने पे हमको 100 बैग कोई भी अनाज मिल रहा है, कुछ हमने ऐसा कर दिया, फर्टिलाइज़र वगैरह डाल दिया कि अब हमको 120 kg मिल रहा है या 120 बैग्स मिल रहे हैं उस अनाज के, ठीक है, 100 से 120 हो गया, तो हम कहेंगे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पानी ज़्यादा दोगे तो फसल ज़्यादा हो जाएगी, एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए, लेकिन इरिगेशन की मदद से वो एक और क्रॉप ग्रो कर ले रही है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्रॉपिंग पैटर्न चेंज की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा कि वो खरीफ के अलावा छोड़कर वो रबी में जा रही है, जो ग्रो कर रही है वो करेगी, सेकंड भी वो ग्रो कर ले। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये, डी ऑप्शन इसका कैनाल होगा। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, जो ए मार्क किया गया है वो एक डैम है,
तो ये ए है हमारा, ये कौन सा स्टेट है? ओडिशा। और ओडिशा में कौन सा डैम है? हीराकुद। इसकी स्टोरी मैंने आपको बताई थी, हीरे वाली। क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर लेते हैं। तो लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? ये आपको मैंने कराया था। देखो लार्जेस्ट वाला ही कराया था क्योंकि मुझे मालूम था कि मेन इंपॉर्टेंट यही है। इसका ए ऑप्शन सही होगा, वेस्ट बंगाल। तो ये हो गया पेपर कंप्लीट। साइंस की जो भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू।